तो जैसे कि उम्मीद थी, गिरावट काफी जोरदार है। निफ्टी करीब करीब 700 अंक टूटा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 2000 अंकों से ज्यादा की गिरावट। सिर्फ दो शेयर निफ्टी में 50 में से ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी दिखाई देगी। कोल इंडिया, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं कोयले के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी, तो उसका फायदा मिल रहा कोल इंडिया को। और ओएनजीसी जो कि एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है, तेजी कितनी है? सिर्फ आधे % के आसपास की। तो चौतरफा नेगेटिविटी है। चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनको कंफर्ट कहां पर आ रहा है ट्रेड करने को लेकर। हो सकता है कि सेलिंग वाली कॉल्स ज्यादा निकल के आए, लेकिन बड़ी गिरावट बाजार में दिख रही है, तो ये चिंता का विषय जरूर है। सोमेल भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्या करना है अभी, कहां पर ट्रेड लेना है? हिम्मत है सर अभी? सी व्यू नेगेटिव रहेगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी है, तो आई वेट फॉर अ बाउंस। बहुत सारे स्टॉक्स है जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे आईएक्स है, मैंने सुबह को आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बताया। आईटी में जो गिरावट हमने देखी है, उसमें से इन्फोसिस एक है जो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा नीचे की तरफ 1200 की तरफ जा सकता है। तो ये सब जो बड़े जो दिग्गज हैं, इन दिग्गजों में जो सेल ऑफ्स आ रहे हैं, दैट इज अ वरी। और वो एक कॉशियस अप्रोच हमें लेके चलना है। इस समय में जो लेके आया था ऑन द सेल साइड एक कॉल, वो है आईएक्स। आईएक्स में मुझे लगता है कि नीचे में 105 108 तक ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस बड़े हैं, ऑफ कोर्स द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डज नॉट मैच, लेकिन 122 123 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है कि 108 105 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें एक सेल आप इनिशिएट कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। यहाँ पर भी सेल रखेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो बाउंस आएगा उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है। आईएक्स में 3% की गिरावट है और 108 और 105 रुपए, ये दो टारगेट के लिए आप इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। अंशुल जी, आपकी नजर कहां पर गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना स्टॉक्स में बिकवाली और बढ़ रही है। शॉर्ट के मौके आपने तलाशे हैं या फिर कुछ लॉन्ग्स हैं? सर मैं लॉन्ग साइड देखूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर निफ्टी 24 दिन में 9.86% करेक्ट हुई है। सामने फार्मा स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है एस्टर डीएम। जब निफ्टी 24 दिन में 9.5% करेक्ट हुई है, एस्टर डीएम 22 दिन में 34% चल के फ्लैग पैटर्न बना रहा है और 10 20 50 तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, डेली वीकली मंथली तीनों पे। तो क्लियरली इसको बाई करके चलेंगे। 678 पे बाइंग करना है। स्टॉप लॉस आपको 660 का लगाना है और टारगेट ऊपर में 700 रुपीज का बनेगा। एक ही कॉल लेंगे। और दूसरी चीज सर, जो आपने स्टार्टिंग में बोला, क्या हिम्मत है ट्रेड करने की? अगर आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड करते हैं तो हिम्मत हमेशा रहेगी। तो ये वो मौका है जहां पे आपको अपनी रिस्क कम कर लेनी चाहिए। हर ट्रेड पे 0.25% या 0.2% ऑफ द कैपिटल, इससे ज्यादा रिस्क पे नहीं जानी चाहिए। कि अगर स्टॉप लॉस कटा तो मेरी पूरी कैपिटल का 0.2% या 0.25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस माहौल में सरवाइव कर गए तो जब मार्केट में तेजी आएगी आप थ्राइव जरूर कर लेंगे। दूसरी एक चीज नोट करा दूं, बैंक निफ्टी पे गैप छूटा हुआ था अक्टूबर 2025 में 55,727 55,616। आज हम गैप डाउन खुले हैं उस गैप को फिल करते हुए। तो जनरली गैप जब फिल होता है एक बाउंस बैक बनता है। तो जैसे सोमिल भाई ने कहा है, वेट फॉर अ रैली। तो ये रैली प्रोबेबली इसी जोन से बन सकती है। ठीक है, ठीक है अंशुल जी के ये व्यूज है मार्केट को लेकर। लेकिन गिरावट बढ़ती जा रही है और 700 अंक नीचे, 715 अंक नीचे निफ्टी आ गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 2300 अंकों से ज्यादा की गिरावट हो गई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो पीएसयू बैंकों का इंडेक्स है, सबसे ज्यादा गिरने वाला वो इंडेक्स है, 5.5% टूट गया है। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 4% नीचे, निफ्टी ऑटो करीब करीब 4% नीचे। सारे के सारे सेक्टोरल इंडाइसेस आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इंडिया विक्स पर नजर डालिए, इंडिया विक्स में है 20% से ज्यादा का उछाल, 24 के ऊपर है इंडिया विक्स। तो चारों तरफ से खतरे के ही संकेत निकल के आ रहे हैं। प्रदीप, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और आपके हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए?
अभिषेक सर, माफी चाहूंगा, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ स्टॉक, लेकिन अभी कुछ भी सेटअप नहीं बन रहा है। एक्चुअली सेलिंग का भी जितना मैं पैरामीटर्स देखता हूँ, ऑलरेडी एक इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से शॉर्ट करने का हिम्मत नहीं हो रहा है और बाइंग भी नहीं आ रहा है। सो आई थिंक आई नीड सम टाइम। एंड जो इंडिगो का मैंने कॉल दिया था, ओपनिंग के बाद भी वहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट अभी नीचे आ गया है। सो इंडिगो में एक बार किसी ने अगर शॉर्ट भी किया है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। बाकी अभी तो सर मुझे लगता है कि नो ट्रेडिंग इज बेस्ट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर कंफर्ट अलाउ नहीं कर रहा है ना, तो फिर ट्रेड ना ले तो अच्छा है। कम ट्रेड लें, जहां पर कन्विक्शन हो वही ट्रेड लें। जोखिम को लिमिट करें, स्टॉप लॉस नजदीक का रखें। ये ऐसे बाजार में तो यही स्ट्रेटजी काम आएगी। अब देखिए, इंटर ग्लोब एविएशन गिरते गिरते 4,000 रुपए के आसपास का भाव हो गया। और ये जो सरकारी बैंकों में जो गिरावट आ रही है ना, देखिए इसके पीछे मतलब वॉर ही है कि अगर क्रूड अगर और महंगा होता है, मतलब बहुत महंगा हो गया है। अगर हम 70 से 80 डॉलर पर जब क्रूड गया था तो हम परेशान हो रहे थे, तो अब तो 120 डॉलर के आसपास कच्चे तेल का भाव हो गया है। तो उसके चलते क्या होगा कि कैड बढ़ेगा, चालू खाता घाटा आपका बढ़ेगा, जीडीपी पर उसका इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन को ये ट्रिगर करेगा। इन्फ्लेशन अगर ट्रिगर होता है तो जहां बातचीत ये कर रहे हैं कि आरबीआई अपनी दरों में कितनी कटौती आगे करेगा, फिर दरें घटेंगी नहीं। काफी ज्यादा संभावना इस बात की बढ़ गई है कि अगली पॉलिसी में आरबीआई की दरें बढ़ेंगी। आरबीआई की दरें अगर बढ़ती हैं तो फिर बैंकों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी, फिर क्रेडिट ग्रोथ वगैरह जो निकल के आ रही थी, इस पर थोड़ा सा एक विराम लगेगा। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं। और नेगेटिव सेंटिमेंट के चलते, सेंटिमेंट के बाद अब एक्चुअल इंपैक्ट आएगा नंबर्स में, और उस डर से हम देखने की तमाम बैंकिंग शेयरों की आज के सत्र में पिटाई हो रही है। और निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है। एलएनटी एक और शेयर जहां पर अब देखने की इनका एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा है। इनके अगर हम इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात करें तो 51% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से इनकी आय आती है, और ज्यादातर ये मिडिल ईस्ट से आती है। तो इसके चलते आप देखेंगे कि एलएनटी में लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। गौरांग भाई, कुछ जरा शेयर बताइए सर, जहां पर आपको लगता है कि खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल पर एक आपका खास व्यू चाहेंगे। तो देखिए अभिषेक भाई, इस तरीके की परिस्थिति में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो सेवाएं में है, यानी कि सर्विसेज सेक्टर, जिस पर इन क्षेत्र की निर्भरता अगर आप देखने जाएं तो कच्चे तेल के ऊपर सीधे सीधे बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कुछ हद तक वित्तीय क्षेत्र है, कुछ हद तक आईटी क्षेत्र है, कुछ हद तक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, कुछ हद तक फार्मा क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र रक्षा क्षेत्र है कुछ हद तक, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति में रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का। तो ये सब क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से निर्भरता या तो नहीं है या तो नहीं के बराबर है। तो आपने कहां पर निवेश करना, आपने एलएनटी का जिक्र किया। अभिषेक भाई, मैं ये मानता हूं कि जहां तक मेरा पूरा अनुभव रहा है शेयर बाजार से, जहां तक मैं जुड़ा हूं जितने सालों से, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने मेरे ख्याल से लंबी अवधि के निवेशकों को कभी भी निराश नहीं किया है। ठीक है, ऑर्डर बुक की संख्या प्रतिशत 35% हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, जो भी हो, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप अभिषेक भाई, कि जो वहां पर ये युद्ध के कारण हताशाई हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो कभी ना कभी तो फिर से बनेगा। और शायद जब बनेगा तो जो पहले बना था उससे शायद सक्षम और मजबूत बनेगा, जिसके कारण खर्च कंपनियां ज्यादा, फिर वो रिफाइनरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या कोई भी हो। और एलएनटी ऐसी कंपनी है जिसके पास मेरे ख्याल से भिन्न विभिन्न कारोबार है। 8 दशक से हमारे देश में स्थापित ये कंपनी है और निरंतर हमारी निवेश की राय रही है एलएनटी पर। मैं ये नहीं कहता कि छोटी या मध्यम अवधि में यहाँ से क्या और गिरावट आएगी नहीं आएगी, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर मैं लंबी अवधि के लिए देखता हूँ तो मेरे ख्याल से ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आपने प्रश्न पूछा कहां पर, तो एलएनटी एक है। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 4,500 के आसपास के हैं। वित्तीय क्षेत्र के आपने प्रश्न पूछा है तो 2 विकल्प सरकारी, 2 विकल्प निजी क्षेत्र, 2 विकल्प एनबीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये 2 विकल्प होगा सरकारी बैंकों में से। निजी क्षेत्र की बैंक में से अगर मुझे एक दिग्गज और एक छोटी मझौली बैंक का चयन करना हो तो दिग्गजों में एक्सिस बैंक, छोटी मझौली बैंकों में फेडरल बैंक। एनबीएफसीज में बहुत सारे विकल्प है। उदाहरण के तौर पर बजाज फाइनेंस है, एलएनटी फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, जहां पर आप नजर रख सकते हैं।
मैंने ऊर्जा उत्पादन का जिक्र किया जो थोड़ा परे और हटके है, सीधा सीधा असर नहीं होता है, तो टाटा पावर जैसी कंपनियां, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जहां पर आप ध्यान से, फार्मा में सिप्ला है, सन फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र और एक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, बहुत सारे विकल्प आप, और ऑफ कोर्स ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की आप बात कर रहे थे और अभी मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित कुछ महानुभाव बता रहे थे, ओएनजीसी, गेल जैसी कंपनियां, माइनिंग क्षेत्र में कोल इंडिया जैसी कंपनियां हैं। आप ढूंढने जाएं तो विकल्प बहुत है, भले वातावरण थोड़ा नकारात्मक है लेकिन विकल्पों की कमी नहीं है शेयर बाजार में। विकल्पों की कमी नहीं है और ऐसे मौके ज़रूर मार्केट्स कम देता है, कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत ज़रूर रखनी चाहिए, बट एक कॉशियस अप्रोच के साथ जो है आप फिलहाल ट्रेड लें। एक लिस्ट है जहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में आप इन काउंटर्स को ज़रूर देख सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ज़रूर हैं। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट की तरफ लौटते हैं। कहीं ना कहीं